जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों ईंटें बनके तथा अस्थियाँ। दोस्तों ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे इतिहास के सबसे फेमस टॉपिक के बारे में, प्राचीन इतिहास के सबसे फेमस टॉपिक के बारे में जिसको जो है सब सब कोई पढ़ता है, जिसका नाम है दोस्तों ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। तो ईंटें मनके तथा अस्थियाँ इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इनको ईंटें को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक्स, मनके को इंग्लिश में बोलते हैं बीट्स एंड अस्थियों को बोलते हैं बोन्स। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी बना रखी है। तो ईंटें ही होगी ईंटें जिससे कि हम घर बनाते हैं। मनकों का मतलब होता है जो कीमती धातु धातु वगैरह होती हैं, सीपियाँ वगैरह होती हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उनसे जब पिरो करके धागे के अंदर जो माला या आभूषण बनाया जाता है तो उसको मनका बोला जाता है। और अस्थियों का मतलब होता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब उसको दफनाया जाता है तो जो उसका जो कंकाल बचता है उसको क्या बोलते हैं, अस्थिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर में जो है आपको इतिहास का सबसे फेमस टॉपिक जिसको अन्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, या दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोला जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को जो है इतिहास का थोड़ा सा बेसिक बताना मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हो, आप लोग कक्षा 11 के अंदर इतिहास पढ़ के आए हो। तो इतिहास की परिभाषा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में इतिहास को कैसे बनाया जाता है, इतिहास को कौन कौन बनाता है, कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो तमाम चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ आगे तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे इतिहास किसे बोला जाता है। देखिए, इतिहास इतिहास का मतलब क्या होता है, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर आने वाली मानव जाति से जुड़ी सभी प्रकार की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। देखिए सरल शब्दों में समझाता हूँ मैं इसको। यानी कि प्राचीन समय से लेके, यानी प्राचीन का मतलब होता है कि जब जब इंसान जो था, ये जो बंदर था, जब चौपाया था यानी कि चार पैर पे चलता था, फिर चार पैर से दो पैर के ऊपर आया, दो पैर से फिर इसकी कमर सीधी हो गई, जब ये चलने लग गया, कृषि करने लग गया, पहले घूमता फिरता था, फिर स्थायी घर बनाकर समाज के अंदर रहने लग गया। वहाँ से लेकर के आज आज हम लोग वर्तमान में सोशल मीडिया यूट्यूब चलाते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज वगैरह बना लिए। तो प्राचीन मानव से जो हम लोग आधुनिक मानव बन चुके हैं, इसी के बीच का जो समय काल है ना दोस्तों, इसी के बीच का जो है मानव जाति की, इसी के बीच का जो समय काल है, यानी जो तमाम घटनाएं हुई हैं, इन्हीं घटनाओं को क्रम के अनुसार यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन तीनों घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इन तीनों घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, इतिहास कहलाता है। एक और बार बता रहा हूँ कि प्राचीनतम से लेकर नवीनतम के बीच का जो समय काल है, पीरियड है, जिसके अंदर इंसान का जो विकास हुआ है, उसी के घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ। यानी कि हम लोग कैसे बंदर थे, बंदर से हम लोग आज आधुनिक मानव जो बने हैं, तो बंदर से आधुनिक मानव के बीच का जो हम लोगों ने रास्ता तय किया है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि इतिहास समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होता है या फिर इतिहास को कौन बनाता है। तो देखिए, इतिहास को बनाने में दो लोगों की भूमिका होती है। सबसे पहले होते हैं इतिहासकार। कौन होते हैं दोस्तों, इतिहासकार। इतिहासकार का काम होता है इतिहास को लिखना, और इतिहास को कैसे लिखेगा, वो इतिहास को लिखेगा साक्ष्यों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर, जिसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। अभी साक्ष्य लेके कौन आएगा, इतिहासकार स्वयं तो किसी ऐतिहासिक भूमि पर जाकर खुदाई वगैरह नहीं करेगा, नहीं। यही काम होता है, साक्ष्यों को जुटाने का काम होता है आपका पुरातत्वविदों का, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग जो होते हैं, वे लोग जो होते हैं उत्खनन स्थलों पर जा कर के वहाँ पर शिलालेखों को, सिक्कों को, कलाकृतियों को, मूर्तियों को, गुफा चित्रों को, साहित्यिक ग्रंथों को, मानव अवशेष को, प्राकृतिक अवशेष को, मन के अस्थियाँ, ईंटों, मृदभांड, इन तमाम चीज़ों का ये लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। और खुदाई करके जो है ये लोग उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम अवशेषों को जो है सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, सुरक्षित रख करके जो है ये लोग जो है इतिहास मतलब उससे जो एक इनके पास एक केमिकल होता है जिसको कार्बन
कार्बन 50 या 52 बोला जाता है। ये एक प्रकार का केमिकल होता है। अगर इस केमिकल को किसी भी सामान के ऊपर डालोगे तो एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है उस सामान की। तो ये लोग क्या करते हैं, इस केमिकल का उपयोग इन तमाम अवशेषों के ऊपर करते हैं। तो जिनसे इनको क्या पता चलता है, इनको उस चीज़ का समय का पता चलता है कि जो जैसे सिक्के के ऊपर अगर मैं करूँगा तो पता चल जाएगा कि सिक्का कौन से काल का है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो पता चल जाएगा सिक्का कौन से काल का है। अब इन लोगों ने खुदाई कर ली, उत्खनन कर लिया। अब इस सामान ले जाकर के किसको देते, इतिहासकारों को देते। फिर इतिहासकार जो होते हैं वो जो होते हैं साक्ष्यों के आधार पर क्या लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं दोस्तों। फिर वही इतिहास हम लोग जो है हमको किताबों के अंदर फिर हम लोग बड़े चाव से बहुत इंटरेस्ट से उन इतिहासों को पढ़ते हैं दोस्तों, खंगालते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी किस प्रकार से पुरातत्वविद जो होते हैं उत्खनन करते हैं, अवशेषों को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद में इतिहासकार जो होता है उन अवशेषों को पढ़ता है, समझता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद में जो है इतिहास को लिखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर जी आप जो है इसके अंदर हमें पढ़ाओगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, अभी सभ्यता संस्कृति क्या होती है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। आप बोलोगे कि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाओगे, तो क्या पूरी दुनिया के अंदर केवल भारत के अंदर ही एक ऐसी सभ्यता थी जो पनपी थी, जो आधुनिक थी, जो नगरीकृत थी, जिन्होंने बहुत तकनीकी विकास किया था? तो उत्तर होगा नहीं। भारत के अलावा भी कई सारे ऐसे देश थे जहाँ पर कई सारी सभ्यताएं पनपी थी। आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ाई होगा, ददला फरात नदी के आसपास में कौन सी सभ्यता फैली थी? मेसोपोटामिया सभ्यता फैली थी दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वर्तमान में कौन से देश के आसपास में फैली थी, वर्तमान में कौन सा देश के आसपास में मेसोपोटामिया सभ्यता फैली थी। इसके बाद में आता है मिस्र की सभ्यता, उसके बाद में आता है माया की सभ्यता। माया जो है दोस्तों ये कौन से देश के अंदर, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये जो सभ्यता फैली थी कहाँ पर फैली थी, ये फैली थी आपकी दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये सभ्यता फैली थी। उसके बाद में आप आइए, उसके बाद में आपका चीनी सभ्यता, चीन के अंदर भी ये सभ्यता फैली थी। तो ये तमाम जितनी भी सभ्यताएं हैं ना दोस्तों, ये तमाम सभ्यताएं ये सब हड़प्पा सभ्यता की क्या है, समकालीन है। क्या है दोस्तों, समकालीन, यानी कि साथ साथ में सभ्यताएं क्या थी, पनपी थी। ये देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो है पुरातत्व जो होते हैं, इतिहासकार होते हैं, कौन कौन से स्रोतों से जो है इतिहास को लिखते हैं। तो देखिए सिक्के, सिक्के से भी हमें कई सारी जानकारी मिल जाती है। सिक्कों पे पहली बात देखिए भाषा का पता चल जाता है। सिक्के सोने के, चांदी के, धातु का पता चल जाता है। कई बार सिक्कों के ऊपर जो होता है कई सारी जानकारियाँ लिखी होती, चित्र बने होते हैं। उसके बाद में होता है अभिलेख, किसी किसी चट्टान पे, किसी स्तंभ वगैरह पे जो लेख लिखा होता है उसको अभिलेख बोलते हैं। फिर भवनों से, घरों से भी पता चल जाता है कि उस समय का समाज कैसा था, स्थापत्य कला कैसी थी, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे या फिर कच्चे घरों में रहते थे, तो उससे भी कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मूर्तियों से हमें कई सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मूर्तियों से डिज़ाइन का पता चल जाता है। कई बार मूर्तियों के ऊपर जो होता है कई सारे लेख लिखे होते हैं, तो उससे भी हम लोग इतिहासकार जो होते हैं उस समय का अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर चित्रकला से भी कई सारी चीज़ों का पता चल जाता है हमें। फिर उसके बाद में अवशेषों से भी हमें कई सारी जानकारियों का पता चल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक इतिहास को लिखने में, एक इतिहास को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, चूँकि इस चैप्टर का नाम ही क्या रखा गया है, इस चैप्टर का नाम ही है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता की जो हमको जानकारी मिली है वो सबसे बड़ी जो जानकारी का आधार वो क्या है, ईंटों, मनके और अस्थियाँ। इन तीन स्रोतों से जो है हमको हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जानकारी मिली, इसलिए चैप्टर का नाम ही रख दिया गया ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए आगे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ समझानी है, काल विभाजन। इतिहास के अंदर जो है काल विभाजन कैसे होता है। ठीक है, हाँ, BC का मतलब क्या होता है, CE का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हमारे समय को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं BCE, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, और ये बीच में लाइन है, ये विभाजन लाइन है। ठीक है, और दाएं साइड वाली जिसको CE लिखा है इसको बोलते हैं कॉमन एरा। अब देखिए जो BCE है ये ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ईसा पूर्व की बात है। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह जो थे ना उनके जन्म से पहले की बात है ये। ठीक है, हाँ, तो देखिए तो जो 2600 से 1900 यानी कि किसके किसके बीच में आएगा, ये आएगा आपका 3000 से लेके 2000 के बीच में हड़प्पा काल का समय काल ये था। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे भैया कि इसके पीछे भी तो नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल नंबर हो सकते हैं, 4000 होगा, यहाँ पर 5000 होगा, 6000 होगा। तो इन सब समय काल के अंदर आपका आता था
जो प्राचीन मानव था या फिर जिसको प्राच्य इतिहास बोला जाता है, जिसकी हमारे पास साक्ष्य बहुत कम है, जिसके अंदर जो इंसान था वो बंदर की तरह था, जंगलों के अंदर रहता था, तो वो तमाम इतिहास जो है इस समय काल के अंदर आएंगे, इसके आगे आएंगे। ठीक है। और हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता आएगी आपका 3000 से लेकर 2000 के बीच में। ठीक है। हाँ। अब फिर उसके बाद में अब यहाँ पर आइए। अब जैसे इसके दाएं साइड बढ़ेगा ना, तो ये हमारा समय चल रहा है अभी। जैसे कि अगर कॉमन एरा के अंदर जाएं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जाएं, तो यहाँ पर आएगा आपका 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी, 500 ईस्वी। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जितने भी समय काल है सबकी हमारे पास बढ़िया से जानकारी है। ठीक है। इसी के अंदर आपका जो है यहाँ से लेके आपका गुप्त साम्राज्य आता है, सम्राट अशोक आते हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य आता है दोस्तों, चोल साम्राज्य आता है इसके अंदर, राष्ट्रकूट साम्राज्य आता है, तमाम साम्राज्य इसके अंदर आते हैं। और बढ़ते 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 कहाँ तक आ गया, 2000 से लेके 2500 ईस्वी की बात के में आ गया। और वर्तमान में कौन सा समय काल चल रहा है, 2024। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसके बीच में, हम लोग 2000 से लेके 2500 ईस्वी के बीच में। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार और समझा देता हूँ आपको कि कॉमन एरा से लेके आगे तक के हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन बिफोर कॉमन एरा से लेकर के जो हड़प्पा सभ्यता तक है, वहाँ तक हमारे पास ठीक ठाक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम इतिहास को लिख सकते हैं। लेकिन उसके आगे हम लोग जब जाएंगे प्राच्य इतिहास, जिसके अंदर बंदरों के बारे में बात होगी, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, जो आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर पढ़ रखा होगा, तो वो सब उसके अंदर आता है। तो इस तरह से जो होता है समय का विभाजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। हाँ, एक कॉमन एरा होता है, एक बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है। कॉमन एरा जो होता है वो आधुनिक समय है। ठीक है। आधुनिक समय है। और बिफोर कॉमन एरा जो होता है वो बहुत ही प्राचीन समय है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके अंदर जो है समझने वाली चीज़ देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को संस्कृति का मतलब समझाने वाला हूँ कि संस्कृति किसे बोला जाता है। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी, एक मिनट, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण, याद रखिए, जो हड़प्पा संस्कृति थी ना, वो कौन सी नदी के आसपास में फैली थी, वो फैली थी सिंधु नदी के आसपास में। इसलिए इस संस्कृति को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इस संस्कृति को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि कौन सी नदी के आसपास में फैली थी, सिंधु नदी में, इसलिए वहाँ का नाम ही रख दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों। ये कुछ उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लो कि किसी जगह पर कोई फेमस चीज़ हो जाती है, तो उस जगह का नाम भी उसी चीज़ के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है। देखिए, हाँ, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है सांची। ठीक है दोस्तों, सांची एक जगह है। तो सांची किस चीज़ के ऊपर रखा गया, वहाँ पर एक स्तूप है, जिस स्तूप का नाम क्या है, सांची। इसलिए उस जगह का नाम ही क्या रख दिया गया, सांची रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में आगे समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को सभ्यता का मतलब समझाने वाला हूँ। देखियो, पुरातत्वविद संस्कृति या संस्कृति सभ्यता एक ही चीज़ होती है। संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समानतः एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। अब देखिए, इसको सरल करके बताता हूँ आप लोगों को। सभ्यता का मतलब होता है, सभ्यता का मतलब कुछ ऐसे लोगों का समूह है ना, जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक है। एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र में एक कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो उन सबको क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संस्कृति या सभ्यता बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारे आसपास में और कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है। हम लोग एक कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, संस्कृति बन जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। जब कई सारे लोग जो होते हैं एक जगह पर एक समय के अंदर, ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, एक कालखंड के अंदर एक विशिष्ट शैली को फॉलो करते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कल्चर बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो हड़प्पा के अंदर जो लोग थे वो एक शैली को फॉलो करते थे। क्या करते थे दोस्तों, एक शैली को, एक प्रकार का खान पान होगा उनका। ठीक है। एक प्रकार का उनका धार्मिक व्यवस्था होगी। उसके बाद में एक समय काल में रहते थे वो लोग, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, इसलिए उसको बोला गया हड़प्पा संस्कृति बोला गया। ठीक है। संस्कृति सब समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखिए, उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ पर इस संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया था। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, कई बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि
जो हड़प्पा संस्कृति है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही हड़प्पा संस्कृति उसको नाम दिया गया है। अब हड़प्पा संस्कृति ही क्यों नाम दिया गया है, देखिए जब इतिहासकारों ने इस संस्कृति को खोजने के लिए वहाँ पर खुदाई की थी तो जो पहला शहर मिला था, ठीक है, जो पहला शहर मिला था, जो पहली जगह मिली थी वो थी हड़प्पा। क्या थी दोस्तों? हड़प्पा। हड़प्पा। तो इतिहासकारों ने जो है हड़प्पा पहली जगह मिली, इसलिए उसके बाद में जितनी भी जगहें खोजी गई उस सबको किसके किसके क्या नाम दे दिया गया, उस सबको बोला गया हड़प्पा संस्कृति। यानी कि जो भी जगहें खोजी जाएंगी सब किसका हिस्सा होंगी, वो हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा होंगी। उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। हमारा प्यारा देश भारत है दोस्तों, ठीक है। अब भारत के अंदर जो है 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हर राज्य हर शहर अलग अलग है, लेकिन वो सब किसके अंदर आते हैं, वो सब आते हैं भारत के अंदर। तो इसी प्रकार से जो है हड़प्पा संस्कृति के अंदर भी कई सारी जगहें आती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो आती है, ठीक है, उसके बाद में चनहुदड़ो आती है दोस्तों, बालाकोट आता है, ठीक है, उसके बाद में बनावली आती है, लोथल आता है, कालीबंगा आता है। लेकिन अलग अलग ना बोल करके हम इसको किसका भाग बताते हैं, हड़प्पा संस्कृति का भाग बताते हैं, ठीक है दोस्तों। और हड़प्पा संस्कृति का भाग किस लिए बताते हैं, क्योंकि पहली जो जगह खोजी गई थी हड़प्पा, उसी के नाम पर हमने पूरी संस्कृति का नाम ही रख दिया, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है इसके अंदर, आगे पढ़ते हैं। देखिए उसके बाद में, हाँ, हड़प्पा संस्कृति को दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। जैसे पूरे भारत के अंदर आप लोगों को कुछ अलग अलग जगहें बहुत अच्छी लगती होंगी, इसी तरह से इतिहासकार जो थे उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के अंदर 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। 2 जगह उनके लिए बहुत ही, उनको क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। वो कौन कौन सी जगह थी? सबसे पहली आपकी जगह थी दोस्तों, ये सबसे पहले थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जगह जो थी वो बहुत ही फेमस जगह थी हड़प्पा संस्कृति की। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी जी ने और रखालदास बनर्जी जी ने और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। अभी ये इतिहासकार हैं दोस्तों जिन्होंने जो है हड़प्पा संस्कृति की क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए, ये देखिए, ये आपके हैं दयाराम साहनी जी और ये हैं आपके रखालदास बनर्जी जी। इन्होंने जो है, ये इतिहासकार है, इन्होंने जो है हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। इन्हीं की बदौलत जो है हम लोग आज हड़प्पा संस्कृति के बारे में बढ़िया से पढ़ पाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए हड़प्पा संस्कृति की कुछ चीज़ें अवशेष वगैरह हैं, ठीक है। इनसे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग थे, ये लोग समय से कितना आगे रहते थे। ये लोग आज से 4000-5000 पहले जो थी इन्होंने पक्के घर बना दिए थे, ठीक है। अभी आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मैं कि किस तरह से इन्होंने विकास कर लिया था, ठीक है। इसलिए जो हम इन लोगों की संस्कृति, इनके रहन सहन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इतना, कि ये लोग समय से आगे जाकर इन्होंने इतना सारा काम कर दिया। आगे देखिए, उसके बाद में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन किसने, कितने से कितने के बीच में, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यानी कि इस समय के बीच में ये लोग जो रहते थे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाएगा भारत का, ठीक है, 2014 से लेके 2024 के बीच में इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है। तो उस इतिहास के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, भारत के अगर इतिहास के बारे में बात किया जाए तो उसके अंदर लिखा जाएगा कि भाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोदी जी थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, मोदी जी थे। लोग किस किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, कौन कौन सा खाना खाते थे, सोशल मीडिया वगैरह क्या चलाते थे, कौन कौन सी तकनीक वगैरह थी। तो ये सब चीज़ें इतिहासकार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से जब हम लोग हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो उसका समय कितने से कितने के बीच में था, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। और वो लोग कौन कौन सा काम करते थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों का इतिहासकार जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखिए, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, हमको कौन कौन सी चीज़ों से जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हम लोग को बढ़िया तरीके से मिलती है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि खुदाई में मिली इमारतों से हमको पता चल जाता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। उसके बाद में मृद भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरे इत्यादि से भी जो है हमको इसके बारे में जानकारी बढ़िया हो जाती है। उसके बाद में देखिए, फिर मैंने आप लोग को इसके अंदर बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, कहाँ तक फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए अफगानिस्तान के अंदर भी इसके कई सारे शहर वगैरह पाए गए हैं। जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये देखिए मैप में, देखिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये जो पूरा हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति के कुछ शहर जो है पाकिस्तान के अंदर भी हैं,
ठीक है, और अधिकतर शहर जो भारत के अंदर है, कुछ शहर जो अफगानिस्तान के अंदर भी चले गए। ठीक है, हाँ, तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति का जो शहर वगैरह थे वो कई सारे विदेशी के अंदर भी पाए गए थे। कौन कौन से वो देश थे दोस्तों? तो देखिए, अफगानिस्तान था आपका, जम्मू बलूचिस्तान था, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों में जो है हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र पाए गए हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के कौन कौन से फेमस स्थल हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। ये तमाम जो है स्थल हैं हड़प्पा संस्कृति के अंदर पाए जाने वाले। ठीक है, हाँ, आप लोग किताब खोलिएगा, उसके अंदर जो है ये सारी जगह हैं, मैप में देख लीजिएगा कि नागेश्वर किधर पड़ता है, बालाकोट किधर पड़ता है, चनहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा एक एक नंबर के अंदर मिलान में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दोस्तों इसकी थोड़ी सी और विशेषताएं हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? ये एक नगरीय सभ्यता थी। ये देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। नगरीय सभ्यता सभ्यता का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उन्होंने अपने समय के अंदर ऐसी कई सारी सुविधाएं बना रखी थी जो आज हम लोग शहरों के अंदर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पक्के ईंटों के घर बना रखे थे, नालियाँ बना रखी थी, गलियाँ उनकी पक्की ईंटों से बनी थी, कुएँ थे इनके पास, कृषि करते थे ये लोग। ठीक है, आयात निर्यात करते थे, शिल्प उत्पादन करते थे। वो तमाम चीज़ें जो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, इन्होंने 4000 5000 साल पहले ये सब चीज़ें, अपनी लिपि थी, अपनी इनकी एक भाषा थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। इन्होंने जो है अपने जो राज्यों को, अपने जगहों को जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ इन्होंने बना रखा था। ठीक है, हाँ, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की दो बस्तियां पाई जाती थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। ये देखिए, दो प्रकार की बस्तियां पाई जाती थी दोस्तों हड़प्पा के अंदर। एक दुर्ग, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये आपका दुर्ग है, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये निचला शहर है। दुर्ग के अंदर जो होता था, हड़प्पा संस्कृति के जो अमीर या धनाटे वर्ग के लोग थे वो लोग दुर्ग के अंदर रहते थे, और जो निचला शहर था इसके अंदर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये देखिए हड़प्पा संस्कृति के इस प्रकार के टीले वगैरह थे। अब तो खैर ये टूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद में देखिए, ये देखिए हड़प्पा संस्कृति में ये एक मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, उसके बाद में देखिए, हाँ, देखिए अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर जी आपने इसको बोला सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आपने इसलिए बोला क्योंकि ये जो सभ्यता थी, ये जो संस्कृति थी, ये कहीं ना कहीं नदी के किनारे पनपी थी। तो आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि लोग जो है, आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर जी हम लोगों ने कक्षा 11वीं के अंदर भी पढ़ा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ठीक है, मिस्र की सभ्यता थी या माया सभ्यता, चीनी सभ्यता, तमाम जितनी भी सभ्यता थी कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे पनपती है। तो नदी के किनारे पनपने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो भी दजला फरात नदी के किनारे पनपी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में चीनी सभ्यता जो थी वो भी एक येलो रिवर करके आता है उनके देश में, एक रिवर वहाँ पर पनपी थी। ठीक है दोस्तों, माया सभ्यता भी जो थी वो नदी के किनारे पनपी थी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को जो है बसना है, आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना है, तो आप लोग ऐसे स्थान का चुनाव करोगे जहाँ पर जिसके आसपास में जो है पानी के स्रोत होंगे। क्या होंगे दोस्तों? पानी के स्रोत होंगे। अब ऐसा आप लोग क्यों करोगे? आप लोग ऐसा इसलिए करोगे कि मानव जीवन की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो क्या है? वो है पानी। पानी जो होता है मानव जीवन के 70% जो जो ज़रूरतें होती है उसको क्या कर देता है? पूरा कर देता है। उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप लोग खाना बनाओगे तो उसके अंदर आपको पानी चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में नहाने के लिए, ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग घर बनाओगे तो घर बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। फिर अपने साथ आप लोग 2 4 जानवर वगैरह भी पालोगे, मवेशी पालोगे, उनको भी पानी पिलाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में उसके बाद में आप लोग अगर कृषि करोगे, कृषि के लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी दोस्तों? ठीक है, तो पानी जो होता है बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इसलिए जो ये तमाम जितनी भी सभ्यताएं थी, वो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे माया की सभ्यता हो, चाहे चीनी सभ्यता हो, सब नदी के किनारे पनपी थी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखिए, सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु नदी के किनारे बसे थे। मोनजोदड़ो जो था वो रावी नदी के किनारे था। तो देखो नदी से उनको क्या क्या प्रॉफिट होता था? नदी से उनको कई सारे प्रॉफिट होते थे। अगर नदी के किनारे रहेंगे तो नदी से जो है वो लोग पानी ला करके अपने खाना बना सकते हैं। ठीक है, पानी से जो है क्या बना सकते हैं? भोजन बना सकते हैं।
उसके बाद में अपने साथ 4-5 मवेशी भी पालेंगे, गाय बकरी दूध वगैरह के लिए, ठीक है, और मांस के लिए, तो उनको भी पानी पिला सकते हैं। अब पानी आसपास में रहेगा तो वो लोग कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। अब जब कृषि करेंगे तो कृषि से जो अनाज वो लोग उगाएंगे, जो अनाज जो उगाएंगे वो स्वयं भी खा सकते हैं। अगर ज़्यादा उगा लिया तो उसका क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं उसका, तो वहाँ से भी उनको धन की आपूर्ति हो जाएगी। अब देखिए, नदी है, नदी की सहायता से वो लोग क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, नाव बना करके क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। उसके बाद में नदी से उनको कई सारे जलीय नदी से उनको कई सारे जलीय जीव मिल जाएंगे, जैसे कि मछली हो गया, केकड़ा हो गया, कछुआ हो गया, तमाम, इससे भी वो लोग अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है। अब नदी रहेगी तो आसपास में कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा उनको, सीपियाँ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। सीपियों वगैरह से वो लोग क्या बना लेंगे, शिल्प उत्पादन वगैरह कर सकते हैं, आभूषण वगैरह बना सकते हैं। तो जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नदी का जो पानी होता है वो सभ्यताओं को जन्म देता है, ठीक है। इसलिए आप जितनी भी सभ्यताएं देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, मिस्र की सभ्यता हो, माया सभ्यता हो, ये तमाम सब नदियों के किनारे इसलिए ही पनपती हैं क्योंकि उनकी जीवन की जो सबसे अभिन्न ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है नदी के आसपास से, ठीक है दोस्तों। तो ये है। उसके बाद में जो है, हाँ, और हाँ, ये हो गया। उसके बाद में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के वो भी आपको परिभाषा समझ में आई होगी, ठीक है। और उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि खुदाई से मिली इमारतें, उसके बाद में मृत भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरे इत्यादि। इन तमाम चीज़ों से जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे इसके बाद में है, आगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ से लेके, देखिए, हड़प्पा जो संस्कृति थी उसका विस्तार जो था वो कहाँ कहाँ था दोस्तों। तो इसका भी जो विस्तार था वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी था, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये जो मैंने आप लोगों को ऊपर मैप दिखाया था कि जो इसका विस्तार है ये कई सारी जगहों पर है। ये कुछ इसका एरिया जो भारत के अंदर आता है, कुछ एरिया इसका पाकिस्तान के अंदर आता है, कुछ एरिया इसका अफगानिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। तो ये पूरा जो इसका विस्तार था, ये पूरा हड़प्पा संस्कृति का विस्तार भारत, अफगानिस्तान, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर भी जो था इसका विस्तार था। अलग अलग इस संस्कृति के जो शहर वगैरह अलग अलग जगह पाए गए थे दोस्तों। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख स्थल थे नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। यानी कि इस पूरी संस्कृति की ये फेमस जगहें थी जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये हमारा पूरा देश भारत है, भारत के अंदर जो है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जो था एक हड़प्पा संस्कृति था दोस्तों। यानी कि एक हड़प्पा मतलब मान लीजिए कि देश था, उस देश के अंदर जो है ये तमाम जो थे शहर पाए गए थे दोस्तों। ये जो फेमस इसके अंदर जो थे शहर पाए गए थे जिनकी अलग अलग विशेषताएं थी, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, ठीक है। ये कोई फेमस जो थी उस संस्कृति की जगहें थी, यानी शहर थी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नगर और गांव के अंदर क्या अंतर होता है। जो नगर होता है उसके अंदर कई सारी सुविधाएं होती है, गलियां पक्की होती हैं, ठीक है। जो घर होते हैं पक्की ईंटों के बने होते हैं, लोग शिक्षित होते हैं, व्यापार वगैरह होता है, ठीक है। तो ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ के जो घर वगैरह मतलब पूरी नगर वाली व्यवस्था थी यहाँ पर थी। उसके बाद में इसका सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका जो इन्होंने जो नगर बना रखे थे, यानी कि समय से ये लोग काफ़ी आगे थे अपने दोस्तों। अगर आज भी हम लोग पूरे भारत के अंदर देखें तो कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर जो घर है अभी भी कच्चे ईंटों मतलब मिट्टी के बनाए गए हैं। लेकिन ये लोग 2600 से लेके, आप लोग सोचिए कि 2600 और 1900 के बीच में इन लोगों ने जो अपने घरों को पक्की ईंटों से बना रखा था दोस्तों। पक्की ईंटों से इन्होंने अपने घरों को बना रखा था। तो कितनी सोचने वाली बात है। ना केवल घरों को पक्की ईंटों से बनाया था बल्कि नालियां बना रखी थी दोस्तों। पानी घर से बाहर निकालने के लिए नालियां बना रखी थी। पढ़ना लिखना जानते थे दोस्तों ये लोग। अपनी इनके पास क्या थी, अपनी इनके पास लिपि थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपनी लिपि थी। तो ये कहीं ना कहीं
बहुत आधुनिक थे, इसलिए इनके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो क्या था, ये इनकी एक नगरीय सभ्यता थी जिसके प्रमुख विशेषता इनके नगर निर्माण की योजना थी। उसके बाद में दोस्तों देखिए, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की दो बस्तियों में विभाजित किया गया था। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वहाँ पर दो प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती थी। पहली कौन सी बस्ती होती थी दोस्तों? पहली बस्ती थी जिसको बोलते थे दुर्ग। क्या बोलते थे? दुर्ग। और दूसरे को बोलते थे निचला शहर। ये देखिए मैंने मैप आप लोगों के लिए बना रखा है। तो देखिए ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये दुर्ग होता था। क्या होता था दोस्तों? दुर्ग। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये होता था निचला शहर। यानी कि जो दुर्ग होता था इसके अंदर जो धनाट्य वर्ग था, जो पैसे वाला वर्ग था वो रहता था, राजा महाराजा टाइप में। और ये जो निचला शहर था इसके अंदर जो हड़प्पा संस्कृति के सामान्य लोग थे वो लोग इसके अंदर रहते थे दोस्तों। तो ये देखिए, ये आपका जो है पूरा इस प्रकार का उस समय ये लोग घर वगैरह बनाते थे इस तरह से। ये देखिए वहाँ से एक मूर्ति मिली है, ठीक है। हाँ, ये भी देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति मिली है हड़प्पा संस्कृति से। ये भी देखिए यहाँ पर कई सारी मोहरें वगैरह हड़प्पा संस्कृति की मिली है। देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी अपनी एक भाषा हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये इंसान कितना सुंदर दिख रहा है, इसने सुंदर कपड़े पहन रखे। तो इस समय से ये लोग बहुत आगे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। अब 1 बाय 1 जो है हड़प्पा संस्कृति की हम लोग विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले जो है हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा निवासी के लोगों की खाद्य सामग्री। अब देखिए, अब हम लोग को ये समझना है कि हड़प्पा के जो लोग थे, अगर जो इतने आधुनिक थे, तो वो लोग खाते पीते क्या थे, कृषि करते थे, कौन सा अनाज उगाते थे, क्या पूरी व्यवस्था थी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए हड़प्पा निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खाद्य सामग्री, यानी कि क्या क्या वो लोग खाते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली शामिल थे, इन सब का क्या करते थे? इन सबको वो लोग खाते थे। वो लोग कई सारे पेड़ पौधों को उगाते थे, जिससे कि उनको क्या मिलता था? कंदमूल वगैरह मिलता था, फ्रूट्स वगैरह मिलते थे। फिर उसके बाद में चूंकि वो लोग नदी के पास रहते थे, कौन सी नदी थी दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी थी, रावी नदी थी, इन नदियों के किनारे इनके शहर वगैरह थे। तो वहाँ से इनको क्या मिलती थी? वहाँ से इनको मिलती थी मछलियाँ। तो मछली को खा करके अपना ये लोग पेट भरते थे। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में भी कई सारी चीज़ें लोग करते थे। उसके बाद में ये देखिए, जले अनाज के दानों और बीजों के साक्ष्य मिले। जब इतिहासकारों ने वहाँ पर खुदाई करना शुरू किया तो उनको कई सारे बीजों के साक्ष्य मिले, कई सारे दानों के साक्ष्य मिले, जिससे कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये लोग खेती कृषि करते थे। तो कौन कौन से दानों के साक्ष्य मिले? देखिए, हड़प्पा स्थल से प्राप्त गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे के दाने आदि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से प्राप्त हुए। ये देखिए दोस्तों, ये लोग जो थे, ये सफ़ेद चना, ये तमाम प्रकार की दालें, ये तिल, इन सब चीज़ों का क्या करते थे ये लोग? इन सब चीज़ों की खेती करते थे। ये देखिए बकरी वगैरह का ये लोग मांस वगैरह खाते थे। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ, यानी कि हड़प्पा के कई स्थलों से क्या मिली खुदाई में? जानवरों की हड्डियाँ। अब देखिए, अब जानवर की हड्डी मिली तो इससे आप लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इससे उम्मीद लगाएं कि वो लोग क्या थे? मांसाहारी थे। आप लोगों को भी इतिहासकार बनना है, छोटे छोटे चीज़ों से जो है आप लोगों को चीज़ों को इमेजिन करना है। इतिहासकार यही करते हैं। मवेशियों में कौन कौन से मवेशी मिले? भेड़ मिले, बकरियां मिले, भैंस मिले, सुअर मिले। ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। यानी कि इन सब जानवरों को वो लोग मांस के लिए क्या करते थे? इन सब जानवरों को मांस के लिए लोग पालते थे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये भेड़ हो गई, ये प्यारा सा सुअर हो गया। इस प्रकार की कृषि वगैरह करते थे। और कई बार क्या करते थे वो लोग? कई बार वो लोग शिकार पे जाते थे, आखेटक करते थे, ठीक है। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। हड़प्पा संस्कृति के अंदर या तो लोग खुद मतलब पालते थे जानवरों को, जो जानवर नहीं पाल सकते थे वो लोग क्या करते थे? जो शिकारी समाज होता था उससे वो लोग जाकर के मांस खरीदते थे। जिस तरह से आज हम लोग सोसाइटी के अंदर चिकन शॉप वगैरह में जाते हैं ना मांस खरीदने के लिए, उसी तरह से उस समय के लोग भी क्या करते थे? जो नहीं पाल पाते थे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो लोग जो आखेटक का मतलब होता है जो जंगली मतलब जो शिकार करते, शिकारी होते, उनको आखेटक बोला जाता, उनसे जाकर के मांस प्राप्त करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थी, ये मैंने आप लोगों को बताया हड़प्पा निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खाद्य सामग्री, यानी कौन कौन से खाने को वो लोग खाते थे या कौन कौन से चीज़ों को वो लोग उगाते थे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार और आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू वन अ ब्यूटीफुल लवली कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता की तकनीक और प्रौद्योगिकी में क्या उपलब्धि थी।
अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर जी आपने इतनी सारी तो उनकी बड़ाई कर दी हड़प्पा सभ्यता वालों की, कि नगर नियोजन अच्छा था, कृषि अच्छे करते थे, तो उनकी थोड़ी सी प्रौद्योगिकी कौन सी टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज़ करते थे उस समय, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला कृषि करने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। देखिए उस समय के लोग क्या करते थे कृषि करने के लिए, किस चीज़ का प्रयोग, ये देखिए कृषि कर रहे हैं यहाँ पर, ये बैलों को जो है यहाँ पर ये हल वगैरह होता था, फिर बैलों को इससे कृषि की जाती थी, इससे जमीनों को क्या किया जाता था, जोता जाता था। ये देखिए उसके बाद में इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले दोस्तों, इसके बाद में इसके साक्ष्य जो है बनावली यानी कि हरियाणा से मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप मिले हैं। देखिए बनावली हरियाणा से जो है मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप, जिससे कि इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि उस समय के जो लोग थे वो बैलों और मतलब हलों का प्रयोग करते थे अपने ज़मीनों को जोतने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए पुरातत्वविदों को कालीबंगन कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर स्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, यानी कि जुते हुए खेतों के क्या मिले, साक्ष्य मिले दोस्तों। तो जिससे कि कंफर्म हो जाता कि वो लोग खेती वगैरह जो थे बैल वगैरह से करते थे। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, यानी कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर एक जगह जिसका नाम क्या है शोरतुगई, वहाँ से क्या मिले, वहाँ से नहर के स्रोत मिले, यानी कि नहरों से क्या करते होंगे दोस्तों, सिंचाई करते होंगे। उसके बाद में धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग, यानी कि धोलावीरा गुजरात के अंदर क्या मिले, जलाशयों का अवशेष मिला है। तो यानी कि तमाम चीज़ें क्या कंफर्म कर रही है, तमाम चीज़ें कंफर्म ये कर रही है कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग कृषि करते थे दोस्तों। ठीक है, हाँ देखिए कितने आगे थे वो लोग, कृषि तब करने लग गए थे। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग, धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार की धातुओं का जो है वो लोग प्रयोग करते थे। ये देखिए ये धातु थी, उसको लकड़ी के हत्थों में फंसा करके जो है उसको कुल्हाड़ी वगैरह टाइप में बनाया जाता था। ठीक है, ये देखिए ये बैल है, इस प्रकार के जलाशयों का प्रयोग करते थे खेती की सिंचाई वगैरह करने के लिए, पशुओं वगैरह को धोने के लिए। तो वो लोग समय से काफ़ी आगे थे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कुछ उस समय की जो चक्कियाँ वगैरह मिली हैं, अवतल चक्की वगैरह, जिसका वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये आजकल की बात नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों में बात बता रहा हूँ 2600 और 1900 ईस्वी पूर्व, यानी कि बहुत समय की बात है। आज से कम ये 4-5 हज़ार 100 साल पहले की बात है दोस्तों। देखिए उस समय के लोग कितने आधुनिक हो चुके थे, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया था। तो ये हम लोगों ने किस चीज़ की बात की, हम लोगों ने बात की कि हड़प्पा सभ्यता की तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो ये तमाम उपलब्धियाँ थी दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। ये सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे जो है आप लोग टिक लगा लीजिएगा। और इस चीज़ को जो है बहुत ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनने वाले हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना क्या थी, कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो नगर था, चूँकि हम लोग जो है बार बार ये बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगर की तमाम सुविधाएं थी। तो ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं थी जिसको जो है हड़प्पा संस्कृति को क्या बनाती है, नगर सभ्यता बनाती। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, यानी कि वहाँ पर क्या थे, शहरी केंद्र थे दोस्तों। ऐसे ही एक शहर केंद्र का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था दोस्तों, मोहनजोदड़ो। एक सबसे फेमस जो शहर था उसका नाम क्या था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। अब देखिए सबसे पहले खोजा गया स्थल का नाम था हड़प्पा, जिसके नाम पर पूरी संस्कृति का नाम रख दिया गया हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, लेकिन सबसे फेमस जो था, वो सबसे फेमस जो था आपका मोहनजोदड़ो था दोस्तों। वैसे मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है, वो क्या होता है, कब्रों का टीला होता है दोस्तों। ठीक है, कब्रों का टीला इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था। शुरू में हम लोगों ने बात कर लिया दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था दुर्ग के अंदर कौन रहता है, तो दुर्ग के अंदर धनाट्य वर्ग, निचला वर्ग के अंदर कौन, सामान्य वर्ग। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता थी नियोजित जल विकास प्रणाली, यानी कि उन्होंने जो जल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी दोस्तों। जल के लिए क्या बना रखी थी, ये देखिए जल के लिए जो है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी। जल को घर से बाहर निकालना, जलाशय वगैरह का निर्माण करना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति को बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि गलियां इतनी सुंदर थी। देखिए गलियां जो है इस तरह से बनाई गई थी दोस्तों। आजकल हमको ऐसी गलियां नहीं देखने को मिली, और इन लोगों ने इतने पुराने समय में जो है गलियां बना ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए उस समय के घर कैसे बनाए गए थे, पूरा डिज़ाइन से बनाए जाते थे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण थे जिनमें आम लोग रहते थे। मैंने आप लोगों को बता दिया, जो निचला शहर था उसके अंदर आम लोग, और जो दुर्ग था उसके अंदर धनाटे वर्ग। हर घर के अंदर ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, यानी कि हर घर के अंदर एक स्नानघर होता था। ये देखिए ईंटों से बना हुआ स्नानघर दोस्तों, ये देखिए उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोग नहाते वगैरह थे, पानी वानी इकट्ठा वगैरह करते थे। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए हर घर के अंदर ईंटों से, हाँ, और मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी, यानी कि हर घर के अंदर क्या पाए जाते थे दोस्तों, हर घर के अंदर जो पाए जाते थे आपके कुएँ पाए जाते थे दोस्तों। हर घर के अंदर पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी थी, जो नालियाँ बनाई गई थी, उसके बाद में कुएँ थे दोस्तों। ये देखिए घर कितने सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। तो ये जो थी हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना थी दोस्तों, ठीक है। हाँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है हड़प्पा संस्कृति को जो है हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग जो इतना पुराने समय में कितने आधुनिक चीज़ों का उन्होंने निर्माण कर लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब हम लोग जो हड़प्पा समाज के जो हड़प्पा संस्कृति उसके समाज के सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि लोग किस तरह से थे, लोग अमीर थे, गरीब थे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, हम लोग हड़प्पा संस्कृति के प्रत्येक पहलू को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कृषि के बारे में बात कर लिया, तकनीक के बारे में बात कर लिया, हड़प्पा संस्कृति की नगर निर्माण योजना के बारे में बात कर लिया। अब बात करेंगे सामाजिक आर्थिक अवलोकन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ इसका। हाँ, अब देखिए, ये देखिए कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। अब देखिए इसके अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इतिहासकारों ने जो है किस प्रकार से ये अंतर किया कि हड़प्पा संस्कृति के लोग अमीर थे या गरीब थे। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है जिसका ये जो शब्द है समाधान, समाधान का मतलब होता है दोस्तों कब्र। क्या होता है दोस्तों, कब्र। जब उस समय के लोग मर जाते थे तो उनको कब्रों के अंदर दफनाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। अब देखिए कब्रों से भी हमें कई सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कब्रों से भी जो है हमें अमीरी गरीबी का पता चलता है। मान लीजिए कि कोई राजा की, किसी राजा की क्या होगी, मृत्यु होगी, किसी राजा की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब जब राजा मरेगा तो क्या उसकी जो कब्र होगी वो सामान्य ईंटों वाली कब्र होगी दोस्तों, लकड़ी वाला या फिर कोई सामान्य मिट्टी हो गया, फिर नहीं, राजा है भाई, तो राजा की जो कब्र होगी वो किससे बनाई जाएगी, डिज़ाइन वाली कब्र बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, तो डिज़ाइन वाली कब्र बनाई जाएगी, डिज़ाइन वाली कब्र बनाई जाएगी। यानी सबसे महंगी चीज़ों का यूज़ के अंदर यूज़ होगा। अब जब राजा मरेगा तो उसके साथ में क्या रखा जाएगा, सोना रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सोना, महंगे आभूषण रखे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्या रखे जाएंगे, आभूषण, भाई राजा है वो, ठीक है। तो अब वहीं पर कोई सामान्य इंसान मरेगा तो उसकी कब्र कैसी होगी, उसकी सब सामान्य सी कब्र होगी दोस्तों, ठीक है। और वो अपने साथ कौन कौन से सामान रखेगा, मिट्टी के बर्तन रखेगा दोस्तों, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के आभूषण वगैरह रखेगा, यानी कि सामान्य सी चीज़ें रखेगा। तो कहीं ना कहीं कब्र से भी जो है समाज के बारे में हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो अमीर होगा तो उसके साथ जो है महंगी महंगी चीज़ें रखी जाएंगी कब्र के साथ में, और जो गरीब होगा वो अपने साथ सामान्य चीज़ रखी जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले, जैसे जैस्पर, शंख, कीमती वस्तुएं। देखिए जैस्पर जो होता है बहुत कीमती चीज़ होता है, ठीक है, ये बहुत पैसे वाले लोगों के पास होता था। तो कुछ कब्रों के अंदर तो जो मृत भांड, आभूषण, सोने चांदी के, जैस्पर, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या होगा, अमीर होगा। उसके बाद में कुछ कब्रों में मिट्टी के बने आभूषण एवं सामान्य चीज़ें, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि समाज का गरीब इंसान था। लोग रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं प्रयोग करते थे। सामान्य लोग जैसे चक्कियाँ, मृत भांड, सुइयाँ, झावा, ये सब चीज़ें जो सामान्य लोग प्रयोग करते थे। और जो अमीर लोग कीमती माने जाने वाली चीज़ों का क्या करते थे, उपयोग करते थे, जैसे कि फ्यांस, जिसको बनाने में बहुत पैसा आता है। तो जो अमीर और गरीब का यहाँ पर क्या पता चल गया, हमें भेद पता चल गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जब अमीर मरता था तो उसके साथ तांबा, ठीक है, और जब गरीब मरता तो उसके साथ कांसा, ये मिट्टी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मरने के बाद जो है आसपास में कितनी सारी चीज़ें जो है पुरातत्व इतिहासकारों ने खोजी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग को इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर। ये देखिए अमीर के साथ फ्यांस जो कीमती चीज़ें होती हैं, और गरीब के साथ ही मिट्टी के बर्तन वगैरह इनका उपयोग किया जाता था। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा दोस्तों, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का हम लोग अवलोकन कैसे करते हैं। तो इस कब्रों के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं,
इसके बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसके बाद में हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा, नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में पढ़ा, हड़प्पा संस्कृति के लोग कृषि कैसे करते थे, कौन कौन सी तकनीक थी उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो हड़प्पा संस्कृति के अंदर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कोई काम धंधा भी करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है, किस तरह से जो है आप लोग अपना जो है वो लोग भरण पोषण करते थे, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए इसके अंदर जो है, देखिए हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित करते थे। ये देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे वो एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से करते थे। वो क्या करते थे दोस्तों, वो लोग करते थे शिल्प निर्माण। क्या करते थे, शिल्प निर्माण, या जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो लोग आभूषण बनाते थे। क्या बनाते थे दोस्तों, आभूषण। और आभूषण सोने चांदी का तो बनाते थे वो लोग बनाते थे मनके। क्या बनाते थे दोस्तों, मनके, जो कीमती कीमती पत्थर वगैरह होते हैं ना, ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा कई सारे लोग जो हैं कीमती कीमती पत्थरों के क्या पहनते, अंगूठियाँ पहनते दोस्तों, ठीक है। तो वो लोग उन पत्थरों को जोड़ करके क्या बनाते थे, हार बनाते थे। क्या बनाते थे दोस्तों, हार। उन्हीं को क्या बोलते थे, मनके बोलते थे, ठीक है दोस्तों। उन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते थे, मनके बोलते थे, ठीक है। तो उसी को हम लोग शिल्प उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिल्प उत्पादन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शंख आसानी से उपलब्ध था, वहाँ पर बस्तियाँ बनाते थे। उसके बाद में अफगानिस्तान में शोरतुगही, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत थे, उनके साथ इन्होंने संबंध बना रखा था। उनके साथ ये लोग आयात निर्यात करते थे। उसके बाद में लोथल, जो कार्निलियम भी एक पत्थर होता है दोस्तों, गुजरात के भड़ोच के लिए फेमस था। वहाँ से भी ये लोग सामान बना करके पूरी दुनिया के अंदर बेचते थे। उसके बाद में सेलखड़ी भी एक पत्थर होता है, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में मिलता था, वहाँ से ये लोग मंगाते थे। और धातु प्राय कहाँ से खरीदते थे ये लोग, राजस्थान से प्राप्त होता था। और इन सब चीज़ों को जोड़ करके क्या बनाते थे वो लोग, वो सब इन सब चीज़ों को जोड़ करके बनाते थे आपका आभूषण दोस्तों। और इसको पूरी दुनिया के अंदर क्या करते थे, बेचते थे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, ये देखिए एक मूर्ति वगैरह का भी निर्माण करते थे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये किस प्रकार से जो है ये चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। और ये लोग सामान, इनका जो व्यापार था किन किन के साथ था, ये चीन के अंदर जो सभ्यता थी उसके साथ भी था, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ भी था दोस्तों। उसके बाद में इजिप्ट सभ्यता के साथ भी था। ये देखिए ये पूरा इनका बाजार होता था, किस तरह से ये लोग जो है बाज़ारों को ऑर्गेनाइज करते थे, सामान को खरीदते बेचते थे, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अगर दोस्त यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए ये तो हो गया भारत के अंदर इनके कहाँ कहाँ पर केंद्र वगैरह इन्होंने बना रखे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि विदेशों से भी इनके कई सारे संपर्क थे। तो देखिए तांबा ये लोग कहाँ से खरीदते थे, तांबा ये लोग खरीदते थे अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान देश से, वहाँ से ये लोग तांबा खरीदते थे। उसके बाद में ओमान में मिला एक हड़प्पाई वर्तमान व्यापार का, देखिए हम लोग को कैसे पता चला कि ये लोग जो है तांबा ओमान से खरीदते थे, क्योंकि जो है ओमान के अंदर जो है एक मर्तबान मिला है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि जो मर्तबान जो है हड़प्पा संस्कृति का था। अगर हड़प्पा संस्कृति का कोई सामान अगर ओमान के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई व्यापारिक कोई एंगल रहा होगा, यानी कि ये लोग व्यापार करते होंगे तभी तो यहाँ का सामान वहाँ का सामान यहाँ आ गया। उसके बाद में हड़प्पा लोग प्राय मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे, इसके भी हम लोग को क्या मिले, साक्ष्य मिले। ये देखिए किस तरह से बाजार वगैरह बनाए जाते थे, लोग सामान बेच रहे हैं अपना। ये देखिए मार्केट बनाए गए हैं, ये देखिए सामान पर खरीदे बेची जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो है हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे वो लोग सामानों का आयात निर्यात करते थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, हम लोगों ने पढ़ लिया है। जल प्रणाली अद्भुत थी, घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था, नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में जौ दाल चना इन सब चीज़ों का ये लोग क्या करते थे, इन सब चीज़ों को उगाते थे। ये तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, उसके बाद में देखिए हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ रहे, यानी कि वहाँ पर उनकी अपनी एक लिपि थी दोस्तों। क्या थी दोस्तों, लिपि थी। अब आप लोगों को पूछोगे कि भैया थोड़ा लिपि भी बता दीजिए, लिपि कहाँ थी। ये देखिए ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, ये उनकी लिपि है जिसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। ये देखिए चित्र दिख रहा है,
इसके साइड साइड में कुछ लिखा हुआ है, ये उनकी लिपि है दोस्त, जिसको अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, मज़ा आने वाला अब तो। अब देखिए, हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। और वो लोग कैसे लिखते थे, वो दाएं से बाएं लिखते थे, यानी कि इधर से लिखना शुरू करते थे। और हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कितना अंतर था। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में उनके इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी, 375 से 400 के बीच में थी। इन चिन्हों का वो लोग प्रयोग करते थे। कैसे, ये देखिए यहाँ पर भी जो है चिन्ह बना रखे कि नहीं बना रखे, मछली की तरह लग रहा है, कुछ एरो की तरह लग रहा है। तो हर चिन्ह का क्या होता था, हर चिन्ह का अपना एक मतलब होता था। ठीक है दोस्तों, हाँ इतिहास है, इतिहास मज़ा आता है इतिहास पढ़ने में। आगे देखिए, तो ये हो गया लिपि के बारे में उनके बात। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो पहले क्या होता था, तराजू वगैरह होता था ना, तराजू पे बाट रखा जाता था। तो उस समय के लोग भी जो है बाट का प्रयोग करते थे। ठीक है, और बाटों का प्रयोग कैसे बनाते थे, चाट नामक पत्थर से बनाते थे। ठीक है, हाँ उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में ये देखिए, चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। चनहुदड़ो एक शहर था जहाँ पर क्या बनाए जाते थे, शिल्प उत्पादन किया जाता था। जैसे कि देखिए, शिल्प मनके वगैरह बनाए जाते थे। उसके बाद में शंख की कटाई की जाती थी, धातु कर्म मुहर निर्माण चट आदि को बनाया जाता था। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को इसके अंदर, मैं इसके अंदर आप लोगों को बताऊँगा कि मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थल क्या थे। यानी मनके बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, कच्चा माल चाहिए होता था और कच्चा माल कहाँ से मिलता था। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई पत्थर है, मैंने आप लोगों को पत्थर कई सारे बताए, जैस्पर, कार्निलियन, ठीक है, लाजवर्द, सेलखड़ी, क्वार्ट्ज, ये तमाम क्या है, पत्थर है दोस्तों। ठीक है, कीमती पत्थर है जिससे क्या बनाया जाता था, मनके बनाए जाते थे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती थी, सेलखड़ी नामक पत्थर दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिलता था। उसके बाद में लाजवर्द कहाँ से मिलता था, शोर तो गई अफगानिस्तान से। ठीक है, कार्नेलियन का पत्थर ये गुजरात से। तो पत्थर हम लोगों ने देख लिए कहाँ कहाँ से, कौन कौन से पत्थर थे। उसके बाद में देखिए, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आपका धातु के अंदर कांसा कहाँ से, उनको आसपास में मिल जाता था। तांबा राजस्थान से भी मिलता था, ओमान से भी खरीदते थे। सोना कहाँ से खरीदते थे, दक्षिण भारत से। उसके बाद में अन्य पदार्थ के अंदर शंख कहाँ मिलेगा, समुद्र के किनारे, नागेश्वर, बालाकोट। फ्योंस कहाँ से मिलता था, स्थानीय स्तर पर और पक्की मिट्टी इनको अपने आसपास ही मिल जाता था। तो शिल्प उत्पादन में इन 3 चीज़ों से शिल्प बनाया जाता था। या तो धातु से बनाएंगे, धातु के अंदर कांसा से, तांबा से, सोना से, या पत्थर से अगर शिल्प बनाएंगे तो उसके अंदर शेलखड़ी, क्वार्ट्ज, लाजवर्द, जैस्पर, कार्नेलियम, ये सब जो सुंदर सुंदर पत्थर होते थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये देखिए मनके बना रखे हैं, एक ही धागे में पिरो करके क्या बनाया, मन का बनाया है। ये देखिए मन का बनाया है दोस्तों, ये सब पत्थर हैं, कीमती क्या है, पत्थर है। उसके बाद में दोस्तों, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधा बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया, इनके साथ मृतभान आदि रखे जाते थे। यानी कि इनका विश्वास था कि अगर मरने वाले के साथ में अगर आप कोई सामान रख देते हो तो ये जहाँ स्वर्ग के अंदर इसका उपयोग कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। अब देखिए, इतनी अच्छी सभ्यता जिनको जो है व्यापार वगैरह बढ़िया करते थे, कृषि की जानकारी अच्छी थी, नगर नियोजन व्यवस्था थी, खाद्य सामग्री का उपयोग था, नगरीय सभ्यता थी, अब इसका पतन क्यों हो गया दोस्तों। पतन के पीछे कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था जलवायु परिवर्तन, अचानक जलवायु बदलने लगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में वनों की कटाई, क्या थी दोस्तों, वनों की कटाई। ये देखिए क्या हुआ होगा कि उन्होंने आसपास के लोगों ने जो घर बनाने के लिए खूब सारे वन जंगलों वगैरह को काटा होगा। जंगलों वगैरह को काटने से क्या हो गया होगा, जलवायु परिवर्तन आ गया होगा। फिर सेकंड कारण क्या है दोस्तों, सेकंड कारण है बाढ़। ये देखिए बाढ़ों से क्या हो गया होगा, बाढ़ से जो घर वगैरह पूरी संस्कृति डूब गई होगी। उसके बाद में भूकंप आया होगा जिससे कि धरती वगैरह फट गई होगी दोस्तों, और कई सारे लोग मर गए होंगे। जो बचे होंगे फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले हुए होंगे। नदियों का मार्ग बदलना, जो सिंधु नदी थी, जो रावी नदी थी, उन्होंने क्या किया होगा, अपना क्या किया होगा, मार्ग बदल दिया होगा, जिससे कि वहाँ पर क्या पड़ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा दोस्तों। इसकी वजह से लोगों को जो है पलायन करना पड़ा होगा। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में नदियों का सूख जाना, नदियों का मार्ग बदल लेना,
और बाहरी आक्रमण। क्या पता आसपास के देशों ने, जैसे मेसोपोटामिया, ओमान, आसपास के देशों ने जो उनके ऊपर क्या कर दिया हो दोस्तों, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया हो, जिसकी वजह से लोगों को जो है जान बचा करके भागना पड़ा हो दोस्तों। तो ये तमाम कारण थे, जो ये तमाम कारण इतिहासकार बताते हैं कि जिसकी वजह से जो है हड़प्पा संस्कृति का क्या हो गया होगा दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का दोस्तों पतन हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये सब चीज़ें जो पतन हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह हैं जो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया था, तो बनाया गया था कनिंघम को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की योजना जो थी भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीनतम सभ्यता बोली जाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, इनके पास इनको इतना सारा चीज़ों का नॉलेज था, तो इस नॉलेज के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, इस नॉलेज के आधार पर दोस्तों हम इनको बोलते हैं कि नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी नगरीय सभ्यता, मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बताया, भारत के अंदर ऐसे कई गांव मिल जाएंगे आपको, ये 2024 के समय में भी कई सारे गांव जो मिट्टी के बने होंगे। ठीक है, जबकि आजकल के हमारे पास सब कुछ सुविधाएं वगैरह हैं, घर बनाने सब कुछ सुविधाएं वगैरह है, फ़ोन है, सोशल मीडिया वगैरह है, एक से एक पैसे वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी घर कच्चे हैं। लेकिन उस समय ना तो बिजली थी ना कुछ था, फिर भी लोगों ने जो है इतनी सारी तरक्की कर ली थी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को यही बताने के लिए चैप्टर पढ़ाया जाता है कि देखिए हमारे उस समय की जो हमारी संस्कृति थी, कहीं ना ये भारत के लोग थे दोस्तों, तो ये हमारे पूर्वज हुए, हमारे पूर्वजों ने कितना दिमाग तेज था कि उन लोगों ने जो है इतना अच्छा नगर निर्माण योजना वगैरह बना ली। ठीक है, तो इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग अपने अतीत से सीख कर चीज़ों को सीखें और मोटिवेट हों। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसलिए हम लोग को जो है ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी हेल्प मिला इस वीडियो से तो प्लीज़ मेरे चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ 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 इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँ और आप लोगों के अंदर नॉलेज, आप लोगों में नॉलेज बांटता रहूँ। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।